Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is management. Unit is 4, that is human resource management. This is the last lecture on 4th unit, human resource management. We discuss in this lecture the concluding part of unit 4th. After that we jump in the next unit 5. Here a new thing is include in your dashboard, that is a link is shown. You can copy that, you can write in Google, anywhere, then you search, and after that a blog is open, that is YouTube blog. There should be full videos of management class and other lecture for other subject or other सेमेस्टर. ये हमारा लास्ट वीडियो है मैनेजमेंट के 4th यूनिट का, कंक्लूडिंग पार्ट है, जहाँ पे हम लोग एक आध दो टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड, एक्ट्स ऑफ फैक्ट्री. इस डैशबोर्ड पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसको आप या तो कॉपी या तो आप नोट डाउन करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. एक डैशबोर्ड खुलेगा, एक ब्लॉग खुलेगी यूट्यूब की, उसमें सारे वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं मैनेजमेंट की और भी दूसरे सब्जेक्ट की, जो अलग अलग सेमेस्टर की. आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं आप लोगों से. बात यह है कि हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस. वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, चाहे वो छोटा टॉपिक हो या बड़ा, लेकिन धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ में आए पूरी तरह. एकाएक अगर 3-4 टॉपिक अगर एक लेक्चर में हो जाएगा तो उससे क्या होगा, परेशानी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. 4.6 is the last topic of 4th unit, that is introduction to factory act. क्या कहता है? In Great Britain, the second half of the 18th century, there was a rapid growth of industrial towns and factories. जहाँ तक हम आप जान रहे हैं कि 18वीं सदी के सेकेंड हाफ में क्या हुआ था, किस चीज़ का ग्रोथ होने लग गया था, इंडस्ट्री का, टाउन में, फैक्ट्रीज़ का, टाउन में, सिटीज़ में, मतलब बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रहा था इंडस्ट्री के क्षेत्र में 18वीं सदी के दूसरे पायदान पे, सेकेंड हाफ पे. एज इट वाज स्टार्टेड विदाउट प्लानिंग, they employed the women as well as their children in factories who needed to work for more than 12 hours a day. बहुत ज़्यादा प्लान करके उस इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप नहीं किया गया था. तो जल्दी में क्या हुआ था एक्चुअली कि महिलाओं और उनके बच्चों को भी क्या करना पड़ता था कि 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा था. क्यों? उतना ज़्यादा सोच समझ कर, उतना ज़्यादा प्लानिंग के साथ इस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था. तब कब? 18वीं सदी के सेकेंड हाफ में. राइट, आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली में क्या किया गया था फैक्ट्री एक्ट में, हम आगे जानेंगे, अभी बस इंट्रो पार्ट चल रहा है. सम ऑफ द एम्प्लॉयज टू initiative to implement labor legislation, Factories Act, came into existence in 1819. 1819 में फैक्ट्री एक्ट पूरे प्रभाव में आ गया था, जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है हम अभी चर्चा करेंगे. आफ्टर सम मॉडिफिकेशन, द फाइनल amended of Factories Act took place in 1948.
देखिए, कोई भी एक्ट जब बन रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है वो एक्ट परमानेंट हो गया, उसमें भी हम लोग फेरबदल कर सकते हैं। बट फेरबदल जब करते हैं तो हम उसको अमेंडमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। कि अगर मान लो ये 1819 में एक्ट तो आ गया, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ की जा रही थी उस एक्ट में, तो क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद 1948 में ये और भी बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड हो गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया। इंडिया में क्या था? इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन 1881। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट इंडिया में पास हुआ था। वो तो था ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, दिस एक्ट वाज बेसिकली डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट children and to provide few measures for health and safety of the workers। ये जो फैक्ट्री एक्ट था ये बेसिकली किस पे डिजाइन था? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के सेफ्टी के लिए, एंड कुछ क्या मेजर्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब ये जो अमेंडमेंट आया या एक्ट आया 1881 में, जो इंडिया के लिए था फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट, चलो ठीक है, तो इसमें कुछ और भी लॉज होंगे। दिस लॉ वाज एप्लीकेबल टू ओनली दोज फैक्ट्रीज विच एम्प्लॉयड 100 और मोर वर्कर्स। मतलब 100 या 100 से ज़्यादा जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उसी फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। उससे कम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 1881 में उस चीज़ का गठन हुआ, वो एक्ट पास हुआ, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद 1891 इन द सेंस 1891 में अनदर फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड विच एक्सटेंडेड टू द फैक्ट्रीज एम्प्लॉय 50 और मोर वर्कर्स। मतलब जो 1891 ईस्वी में जो एक्ट पास हुआ, फैक्ट्रीज एक्ट, उसमें कुछ तब्दीलियां थी। किस तरह की तब्दीलियां? जो 100 एम्प्लॉय या वर्कर का नाम हम लोग ले रहे थे, उसको घटाकर 50 वर्कर या 50 से ज़्यादा वर्कर किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे तो उनके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री जो एक्ट है वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है वो हम जान रहे हैं। हेल्थ को, सेफ्टी को, वेलफेयर को, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स को, एनुअल लीव विथ वेजेस को। मतलब हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फैक्ट्री के एम्प्लॉय के लिए, वर्कर के लिए, कि हेल्थ, जब तक हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो उतनी हाई लेवल पे नहीं जा पाएगी जितनी जानी चाहिए। तो इस एक्ट में क्या था, हेल्थ के इशू को के लिए एक्ट बनाया गया था। आगे क्या है, सेफ्टी, सुरक्षा, सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा गया था इस एक्ट में। वेलफेयर मतलब क्या होता है कि उनका जो ओवरऑल देखभाल हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को, अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको एजुकेशन लोन टाइप का मिल रहा होगा, है ना, या आप ले रहे होंगे अगर आप इच्छुक हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट से वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही जाता है, ठीक है, समाहरणालय से, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि आपका सहयोग करना, ठीक है ना, किसी भी मामले में। तो उसी तरह वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बनाया गया होगा इस एक्ट में। आगे वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, कितने घंटे, कितने आवर एक दिन में करने हैं किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को, वो फिक्स किया गया था कि इससे ज़्यादा आप करवा नहीं सकते हो। चाहे आपके कंपनी में 1000 काम ही क्यों ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हो, राइट। किससे ज़्यादा? इस फिक्स
जैसे 6 घंटा से ज़्यादा आप नहीं एक वर्कर काम करेगा लगातार, 6 घंटे किया, 6 घंटे आराम करने के बाद फिर 6 घंटे कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन 6 घंटे लगातार, 12 घंटे लगातार, 8 घंटे नहीं कर सकता। मतलब इस तरह का एक रूल हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एनुअल लीव विथ वेजेज। एनुअल लीव मतलब तो समझ गए कि साल में इतने छुट्टी आपको दी जाएगी, लेकिन उस छुट्टी तो दी जाएगी, लेकिन किससे इंक्लूड? विद वेजेज। वेजेज इन द सेंस मतलब जो उसको दिहाड़ी मिल रहा है, जो उसकी एक दिन की कमाई होती है, जो एक दिन में उसका वो बनता है उस कंपनी में, चाहे वो एक्स रुपीज़ हो, वाई रुपीज़ हो, ठीक है ना, जेड रुपीज़ हो, जितना रुपीज़ हो, वो आप अगर लीव भी लो तो भी आपका बनेगा उतना रुपये। लेकिन लीव ऐसा नहीं कि हर दिन छुट्टी मार दी। एक साल में एनुअली जैसे 10 लीव हो गया, 5 लीव हो गया, 6 लीव हो गया, इस तरह करके दी जाती है कंपनी के द्वारा किसी एक्ट को लेके, ठीक है ना, जिसको फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं, राइट। तो इस तरह क्या होता है, एनुअल लीव विथ वेजेस। आप वर्कर छुट्टी पे भी है, फिर भी उस दिन का उसको पैसे मिलेगा। लेकिन ये सिलसिला तब तक काम आएगा जब तक आपका एनुअल का, जितने एक साल में छुट्टी एप्लीकेबल है उतना ही दिन। उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपके मंथली इनकम से कट आउट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू ESI एक्ट। व्हाट इज इट? इट स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। What it says, the ESI Act, that is Employees State Insurance, passed in 1948, amended in 1975, 1984, 1989 and 2010, in the sense 2010, is an important measure of social security and health insurance in this country. मतलब हमारे देश में एक और एक्ट का गठन हुआ, एक और एक्ट को पास कराया गया जिसका नाम है ESI, जिसका फुल फॉर्म, पूरा नाम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस होता है, जो कि 1948 में पास हुआ था। लेकिन 1975, 1984, 1989 और 2010 में इसमें कुछ तब्दीलियां भी आई, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा था। किस बेसिस पे? सोशल सिक्योरिटी पे एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे। अपने देश के लिए, अपने देश में हेल्थ इंश्योरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ वर्कर हु वर्क्स एट कंपनी, हु वर्क्स विथ फैक्ट्रीज, हु वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ही हैज़ मच मोर probability of accident took place. ओके, उनके पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा probability होता है किस चीज़ का? एक्सीडेंट होने का, ठीक है। तो इस चक्कर में हमें उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना होता है। तो ये एक्ट 1948 में पास हुआ और 1975, 1984, 1989 और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। It provides for certain cash and medical benefits to industrial employees in case of sickness, maternity and employment injury. इस प्रोविज़न में, इस एक्ट में कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, प्रोविज़न को प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है, जिसके अंतर्गत कैश मतलब पैसे, या मेडिकल बेनिफिट्स, या आपके स्वास्थ्य विभाग से किसी भी बेनिफिट्स को लेने का काम करने का कोशिश किया गया है इस एक्ट में। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए किस केस में? अगर वो बीमार पड़ रहा है, अगर मैटरनिटी केस है, या एम्प्लॉय को किसी इंजरी का, एम्प्लॉय को इंजरी का शिकार हो गया है, मतलब कोई चोट वोट लग गया है, या हाथ वाथ टूट गया, या कुछ भी, है ना, फ्रैक्चर आ गया विद द ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, है ना। तो उस टाइम में या तो उसे कैश दिया जाता है, कैश बन पड़े तो, नहीं तो फिर मेडिकल जो हेल्प दी जाती है, ठीक है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, वो सब दी जाती है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, है ना। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया द ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस
Act of 1948 covered all power using factories other than seasonal factories wherein 10 or more persons were employed. मतलब ये 1948 वाला जो एक्ट है, कौन सा, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये क्या हुआ था, चारों तरफ छा गया था. इट एक्ट एक्सटेंडेड, फैल रहा था. लेकिन इसका एक क्या था, जो सीजनल होता है, जो कम व्यक्तियों को लेके, जैसे 10 एम्प्लॉय लेके या 10 से थोड़ा सा ज़्यादा एम्प्लॉय लेके काम कर रहा है, तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं हो रहा था, है ना. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इंट्रोडक्शन टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. क्या कहता है ये एक्ट, देखते हैं. एवरी एम्प्लॉय नीड अ सिक्योर जॉब एंड वांट्स टू गेट compensation for the expenses he has incurred. This is a requirement that needs to be fulfilled by the company, whether it is small scale or large scale. After all, a company's success depends on its employees. Therefore, the protection of employees and their safety is a top priority of a company. कंपनसेशन, मान लो कोई घटना घट गया तो उसके बदले में कंपनी उसको क्या देती है और कितना देती है, ये भी महत्वपूर्ण होता है. तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत ये इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है. और इन चीज़ों को ध्यान में इसलिए रखा गया है क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी फैक्ट्री के, तो उसी से कंपनी चल रही होती है. किस चीज़ से, एम्प्लॉय से. तो एम्प्लॉय से अगर कंपनी चल रही है तो एम्प्लॉय के सेफ्टी को, एम्प्लॉय के सिक्योर होने का, एम्प्लॉय के जॉब को सिक्योरिटी करने का, अगर कुछ हो जाए तो कंपनसेशन देने का किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी की, राइट. तो इसी पे एक एक्ट आया था, क्या है, इंट्रोडक्शन टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसको कंपनसेशन एक्ट भी अब बोला जा सकता है, बोला जा रहा है. द Employee Compensation Act in 1923 is an act to provide payment in the form of compensation by the employers to the employees for any injuries they have suffered during an accident. Earlier, this act was known as the Workmen Compensation Act. अब आपको क्या होता है, कंपनसेशन एक्ट के भी नाम से जाना जाता है. पहले इसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि 1923 में लागू हुआ था, जिसमें क्या कह रहा है कि अगर कुछ हो जाता है तो उसको कंपनसेशन के तौर पर मनी, कैश, पैसे दिया जाए. किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा. लास्ट पॉइंट है हमारा इस यूनिट का, जो कि है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. मीन्स क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय के बीच, और बिटवीन एम्प्लॉय या वर्कमैन जो काम कर रहे हैं या जो स्टाफ है उनके बीच, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन जो वर्कर्स हैं उनके बीच, या उन दोनों के बीच, विच रिलेट्स टू द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द conditions of labor of any person. The Industrial Disputes Act 1947 extended to the whole of India and regulated Indian labor law. Indian labor law आगे हम लोग जानेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ के जरिए. इस एक्ट में क्या हो गया कि अगर किसी एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में, लेबर के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हटाया जाए, ठीक है ना. तो इस चीज़ के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट में, नॉन एम्प्लॉयमेंट में इन चीज़ों का फ़र्क ना होना चाहिए किसी भी कंपनी में, सब एक समान जैसा ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना. तो इस तरह हमारा क्या होता है, फोर्थ यूनिट ख़त्म के कगार पे है. लास्ट वर्ड है एन एक्ट टू मेक अ प्रोविज़न फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड settlement of industrial disputes and for certain other purpose. The objective of the Industrial Dispute Act to secure industrial peace. क्या है, झगड़ा झंझट ना हो, ठीक है ना, आपस में तकरार ना हो. तो इन चीज़ों को ध्यान किस में रखा जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट्स में.
So this is all about Unit 4, in which we discuss each and every part, each and every topic, each and every word in a broad way. इस तरह हमारा 4th यूनिट कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को, हर एक सीक्वेंस वाइज जितने टर्म आ रहे थे उन चीज़ों को हम लोग बखूबी डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। कुछ वीडियोस को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में पूरे सिलेबस को कैसे कवर किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें ये कि अगर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 5th यूनिट को जिक्र कर रहे होंगे, 5th यूनिट को डिफाइन कर रहे होंगे। फिर से वही बात कि अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं किसी भी कारणवश, तो गो थ्रू, लिंक आपके PDF में भी है, आपके ग्रुप में भी है, या आप जहां अभी देख रहे हो उसके नीचे भी आपके पास बॉक्स में लिखा होगा। आप वहां पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक वीडियो को बड़े सरल तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है ना, एक एक वीडियो जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है उस वीडियो को आप रिपीट करो और देख सकते हो। तो ये पूरा यूनिट 4th यूनिट का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इस तरह हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट होता है, 4th 1 to 4th कंप्लीट होता है। जो भी कुछ एक आध दो टॉपिक क्या होता है मिस हो जाता है, इस तरह हम उसको लास्ट में कवर कर रहे होंगे। ये लिंक दिया हुआ है मेरे नाम के जस्ट नीचे, उस लिंक पे आप क्लिक करके PDF के माध्यम से या शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो लेक्चर को और कभी भी। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस। Will we meet again with new videos or new lecture?